नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वही अपना भाग, वही अपना पाठ जिसका नाम है खुला आकाश और इसके लेखक कुंवर नारायण जी। पहला विभाग हमने देखा। पहले विभाग में बहुत ही सुंदर विचार कुंवर नारायण जी ने अपनी डायरी में लिखे हैं और इनका जो भावार्थ है वो भी हमने देखा है। शायद वो आपकी समझ में आ गया है, क्योंकि थोड़े से अलग विचार लेकर ये कुंवर नारायण जी हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखते हैं अपनी डायरी विधा साहित्य में वो और आगे कौन से विचार प्रकट करते हैं। अगला विचार यहाँ पर दिया गया है, लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों का लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान पाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। और यह विचार उन्होंने 4 जनवरी 2001 में लिखे हैं। मनुष्य जो है वह कभी दिखाने का प्रयत्न नहीं करता और जो नहीं है उसे दिखाने का वह प्रयत्न करता है। ऐसी बात संक्षेप में अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं। कई लोग हमारी दृष्टि से अच्छे होते हैं और कई लोग हमारी दृष्टि से बुरे होते हैं। अच्छा और बुरा उस इंसान के व्यवहार से हम उसे पहचान लेते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया तब हम उस पर अनायास रूप में विश्वास रखते हैं और मन में ऐसी धारणा प्रकट करते हैं कि अरे नहीं, यह व्यक्ति सबसे अच्छा है, दुनिया में एक अच्छा इंसान है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और ऐसा बुरा बर्ताव करने के कारण हम ऐसा सोचते हैं कि यह व्यक्ति ना बहुत बुरी है। अच्छा और बुरा, कई बार ये अच्छा और बुरा इसके चक्कर में हम भी पड़ जाते हैं। असल में मुझे खाने की चीज़ों में बड़ी रुचि है। घर में अगर कोई खाने की चीज़ लाई जाती है तो सबसे पहले मैं उस पर टूट पड़ता हूँ, बाद में दूसरे। ये मेरी असलियत है, मेरा एक व्यवहार है। जब मैं घर में रहता हूँ तब ऐसा करता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ, किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, किसी समारोह में जाता हूँ, वहाँ पर खाने की चीज़ें रखी हैं, तब मैं अपने आप को रोक देता हूँ। मेरा व्यवहार वहाँ पर बदल जाता है। ज़रूरी है ना? ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास आसपास देखने वाले कई लोग हैं और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कितने पेटू हैं आप। ये बात सुनना क्या मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्थान पर अपना जो असली चारित्र्य है उसे मैं ढक कर रखता हूँ और औपचारिकता दिखाते हुए, निभाते हुए, खाते समय उसमें थोड़ी सी सादगी लाता हूँ। जितनी चीज़ें चाहिए उतनी, मन में इच्छा है कि 20 गुलाब जामुन खाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बाकी के लोग भी देख रहे हैं। और तब 2 या 3 गुलाब जामुन खाने के बाद मैं परोसने वाले को कहता हूँ, अरे नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया है। यानी ये क्या है? इसे लेखक कहते हैं कि ये चारित्रिक बेईमानी है। अब ये तो सिर्फ खाने का उदाहरण मैंने दिया है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनकी आदतें जब घर पर रहते हैं या जब अकेले होते हैं तब अलग होती हैं, सोच अलग होती है, लेकिन जैसे ही बाहर समाज में आते हैं अपनी ये असलियत छिपा देते हैं और नकली चेहरा अपने चेहरे पर लगा देते हैं। तो ये जो असलियत है यह इतनी गंदी क्यों है, इतनी धूर्त क्यों है, जिसे लोग छिपाने का प्रयत्न करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लुका छिपा कर जीना लेखक को अच्छा नहीं लगता।
जो घर में विचार है बस वही विचार मेरे बाहर भी हैं, जो अंदर मैं सोचता हूँ वही बाहर मैं बर्ताव भी करता हूँ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य होना चाहिए। लेकिन आजकल की इस दुनिया में समय का तकाजा कहिए या फिर मजबूरी कहिए कि हम अपने असली चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर घूम रहे हैं, और ये जो असली चेहरा है वह इतना गंदा और इतना धूर्त क्यों है? नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो इसके बारे में लेखक अपने विचार प्रकट करते हैं और दुनिया वालों से ऐसा व्यवहार करने के लिए उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। जो असली ज़िंदगी है, जो हम अंदर सोचते हैं वही बाहर इंसान को दिखाई देना चाहिए। एक अलग सा विचार वो प्रकट करते हैं। अगले डायरी के पन्ने पर देखिए, जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं, यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। अब देखिए, जिंदा रहने का अर्थ क्या है। सिर्फ जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो बूढ़ा होने के बाद वह ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए उसे कि मेरे बस कुछ वर्ष बचे हुए हैं। क्या हम उसे जिंदगी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिंदगी क्या लंबी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेखक ने जो विचार प्रकट किया है उस पर मैं आपको बातें बता रहा हूँ। जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी में आप जो कार्य करते हो, यह कार्य अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अगर करते हो तो यह आपकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी हो सकती है। मरने के बाद भी लोग इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, अपने सिर आँखों पर लेंगे। और इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि साहित्यिक चेष्टा यानी प्रयत्न, जीवन जिंदा रहने का प्रयत्न, इसका अविभाज्य घटक है कि मैं कितने दिन कितने साल जिंदा रहा। जी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या किया है, बस यही पर बात आकर रुक जाती है। इसलिए ज़िंदगी बड़ी नहीं, लेकिन इस भले ही छोटी सी ज़िंदगी हो, छोटी सी ज़िंदगी में भी हम दूसरों पर परोपकार कर सकते हैं। यही बात लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। देखिए यहाँ पर वही बात लेखक बताना चाहते हैं कि आप कितने साल जिंदा रहे जरूरी नहीं है। आपने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। वैसे लेखक कहते हैं कि मैं अब 75 का हो रहा हूँ, इसका नतीजा क्या है? मेरी मृत्यु का समय करीब आ गया है। थोड़े से दिन बचे हुए हैं, थोड़े से साल बचे हुए हैं, लेकिन मैं कब मरने वाला हूँ ये तो तय नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है। तो फिर मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह जिंदा रहने के लिए मुझे उम्र के किसी भी मोड़ पर यह मृत्यु आ सकती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैंने दूसरों के लिए क्या किया है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। जब हम ऐसे कार्य करेंगे तभी वह जीवन सार्थक हो जाएगा। यानी जीने का अर्थ यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लेखक कहते हैं कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हमने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए इसके बारे में सोचना चाहिए। वही जीवन, उसे हम जिंदगी कह सकते हैं। लेकिन जिंदा रहा 150 साल 200 साल और अपने जीवन में क्या किया
कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने बारे में विचार करता रहा, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। और डायरी का यह पृष्ठ उन्होंने 23 जनवरी 2002 में लिखा हुआ है। आगे देखिए, दिल्ली में रहना। अब दिल्ली यानी एक महानगर है, तो इस महानगर की ज़िंदगी कैसी होती है इसके बारे में लेखक ने कुछ बातें बताई हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। अब देखिए, दिल्ली जैसा शहर, इस दिल्ली जैसे शहर में लेखक रहते हैं, लेकिन लेखक ऐसा सोचते हैं कि यह शहर एक बस की तरह है और इस बस में ढेर सारी सवारियां बैठी हुई है, ढेर सारे लोग बैठे हुए, काफ़ी भीड़ है। और ऐसी भीड़ भाड़ में लेखक भी अपना पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक रहा है। बस अपने पैर रखने के लिए उतनी भर जगह है, बाकी यहाँ वहाँ हिलने की जगह नहीं है, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, आबादी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे डायरी के पहले पृष्ठ में हमने देखा कि किस तरह से ज़िंदगी होती है, उसी तरह से यहाँ पर दिल्ली में रहना आजकल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि भीड़ आबादी इतनी बढ़ गई है कि रहने के लिए ठीक तरह से जगह भी नहीं मिलती। और लेखक कहता है कि आपको अगर अपने दोनों पैर रखने के लिए जगह मिल गई तो लटके रहो लोगों के साथ, और अगर आपको ऐसा लटकना अच्छा नहीं लगता तो हाथ छोड़ दीजिए, भीड़ भाड़ में गिर जाओ या फिर अपने आप को इस भीड़ में खो जाओ। और इस तरह से बड़े बड़े महानगर में अनेक समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन दिल्ली में रहना लेखक को बड़ा मुश्किल लगता है। और यह पृष्ठ उन्होंने लिखा है 12 जून 2003 में। तो इस तरह से एक अलग विचार, जो आजकल की महानगरीय व्यवस्था कहिए या फिर उनका जीवन कहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी आराम की ज़िंदगी नहीं होती, हमेशा भाग दौड़ रहती हैं, और ऐसी ज़िंदगी के बारे में लेखक यहाँ पर अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं। अगला पृष्ठ देखिए डायरी का, जिसका शीर्षक दिया है बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। बिल्कुल सत्य बात, सत्य वचन। जिस बात का हमें शौक है वही बात करने के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते उसके लिए क्या करते हैं, हम बहाने निकाल लेते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं। मुझे किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूँ दूसरों से, अरे किताब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए समय ही नहीं मिलता। खाने के लिए समय मिलता है ना, यानी अपने शौक, या फिर ये यहाँ पर मैंने खाने की बात उठाई है, इसके अलावा कई टीवी देखना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए उसके लिए मैं समय निकाल लेता हूँ। मोबाइल पर मैं वीडियो गेम खेलता हूँ क्योंकि वह मेरा शौक है, और इस शौक को पूरा करने के लिए मेरे ज़िंदगी में, मेरे जीवन में समय हो या न हो, फिर भी मैं इस मोबाइल को लेकर भले थोड़ी देर के लिए लेकिन बैठ ही जाता हूँ ना। तो जो शौक, जिस बात का हमें शौक है उसको पूरा करने के लिए अनेक रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते, चलो कि अब समय है मेरे पास, मोबाइल लेकर बैठने से अच्छा है कि मैं कोई किताब पढ़ लूँ, लेकिन नहीं, मैं किताब को अपने हाथ में नहीं लूँगा, क्यों, समय ही नहीं है ना। और इस तरह से हम कारण बतलाते रहते हैं और अनेक प्रकार के बहाने निकाल लेते हैं, क्योंकि उस काम में हमें रुचि नहीं है। जीवन का यह एक सत्य लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और यह सत्य उन्होंने, तारीख तो नहीं लेकिन जनवरी 2006 में यह डायरी का पृष्ठ उन्होंने लिखा है। और आगे देखिए, अगला डायरी का पृष्ठ है अपने से बहस। अपने से बहस, दूसरों से नहीं, अपने से बहस करनी है। कैसे? बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए।
उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। कितनी अच्छी बात बताइए। बहस करते समय दूसरों से नहीं, अपने आप से करनी चाहिए। और जब ऐसी बहस हम अपने साथ करते हैं तब हमारे हाथ सच्चाई, सत्य हाथ लगता है। मुझे कोई किताब पढ़नी है लेकिन मैं बहाने निकाल लेता हूँ, तो इस पर बहस मैंने अपने मन में शुरू की। ऐसा क्यों होता है? रोज़ तुम्हें कम से कम 5-10 मिनट किताब पढ़नी ही है। उस पुस्तक का कोई भी पृष्ठ निकालो और 10 मिनट तक उसे पढ़ना ही है। अगर मैंने ऐसी बात की और खुद से, दूसरों से नहीं, खुद से झगड़ा किया, दूसरों से झगड़ा मैंने शुरू कर दिया, मैंने घर में बता दिया जब तक मैं कोई किताब नहीं पढ़ता तब तक मुझे खाना नहीं देना, इससे क्या हो सकता है? झगड़ा हो सकता है। इसलिए बहस दूसरों से नहीं, खुद से कीजिए। और जब आप ऐसी बहस खुद से करोगे तब सच्चाई या सत्यता आपके हाथ लगेगी। और दूसरों को क्या करना है? सिर्फ सुनना चाहिए। अगर ऐसी बहस कोई दूसरा शुरू करता है तो उसके साथ मुंह मत लगाइए, सुनिए। अगर ऐसी बात आप उसमें हिस्सा लोगे दूसरों से बहस करते वक्त, तो सिर्फ झगड़ा ही आपके हाथ में मिल जाएगा, आप झगड़ा ही करोगे। इसलिए अगर बहस करनी है तो खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। अगर दूसरों से बहस की तो सिर्फ झगड़ा ही हाथ हमारे आ जाता है। अगला पृष्ठ देखिए डायरी का, बड़ा सुंदर है। आज के इस युग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चीज़ों की गुलामी, मनुष्य को शायद गुलामी पसंद है। इतिहास में अगर पलटकर हम देखते हैं तो गुलामी से हम वाकिफ़ हैं। अनेक चीज़ों की गुलामी, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक एक अलग विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। अब देखिए, लेखक कहता है एक अलग विचार। वैसे हम कंप्यूटर को खरीद लेते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे आज कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे कितने रुपए में? 40,000 रुपयों में खरीदा है। और आजकल लेखक उसकी गुलामी कर रहे हैं, यानी उसके नखरों को सिर झुकाकर वो झेल लेते हैं और मैं अपना कल्याण देख रहा हूँ। यानी कई लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि उसको सामने ही लेकर बैठ जाते हैं। बाकी आस-पास की, पड़ोस की जो दुनिया है वह दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ उस कंप्यूटर को लेकर बैठ जाते हैं और इस कंप्यूटर पर क्या चाहिए? चलो मुझे MS ऑफिस चाहिए, नए ऐप चाहिए और उसके लिए मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं वो सब करने के लिए तैयार होता हूँ। उसके नखरे सिर झुकाकर उनको स्वीकार करता हूँ और पूर्ण भी करता हूँ। यानी मैं गुलामी कर रहा हूँ। किसकी गुलामी कर रहा हूँ? संगणक की गुलामी कर रहा हूँ। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि आजकल मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और इस संगणक ने मुझे वादा किया है। कौन सा वादा? कि वह मुझे एक दिन पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी देगा। कैसे देगा? क्योंकि हम तो उसकी सेवा में ही, उसकी गुलामी में ही बैठे हुए हैं। और इस तरह से हम कहते हैं कि अगर आज मैंने ये सीख लिया तो शायद मेरा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की गुलामी इतनी नहीं करनी चाहिए। यह बात लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब
हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। देखिए अंत में, इस पाठ के अंत में लेखक ने चीज़ों की गुलामी कैसी होती है इसका वर्णन यहाँ पर किया है, जो बिल्कुल सही है। पुराने ज़माने में इतिहास में झांक कर हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति होता था और उसके दर्जन गुलाम होते थे, अनेक गुलाम होते थे। आज तरीका बदला है, सिर्फ एक चीज़ होती है और इसके अनेक गुलाम होते हैं, और ये गुलाम क्या करते हैं, अपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में देखिए, मुझे बिजली का बिल भरना है तो मुझे याद रखना पड़ता था कि अरे नहीं, मुझे बिजली का बिल भरना है और समय पर नहीं भर दिया तो शायद बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इसलिए मैं इस बात को याद रखता था। आज ऐसा नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, याद रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है, मोबाइल की। मोबाइल पर वो रिमाइंडर कहते हैं ना, वो रिमाइंडर लगा देते हैं और मोबाइल बता देता है बिजली का बिल भरना है, आज अंतिम तारीख है, और तब कहीं हम जागते हैं और भाग दौड़ में जाकर वह बिल भर आते हैं। ये चीज़ों की गुलामी है। ऐसी चीज़ों की गुलामी नहीं होनी चाहिए। समय बदल गया तो गुलामी की संकल्पना भी बदल गई। सिर्फ राजा महाराजाओं की गुलामी नहीं, बल्कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके हम गुलाम हो चुके हैं, और यही बात लेखक ने यहाँ पर अलग तरीके से बताई है, उसे उल्टा करके बताया है कि संगणक ने मुझे खरीद लिया है, इससे पहले मोटर कार ने मुझे खरीद लिया था। यानी हम गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसी आदत बहुत बुरी है, ऐसी आदतों से हमें दूर रहना है। ऐसा एक संदेश यहाँ पर लेखक कुंवर नारायण जी हमें बता देते हैं। तो ये कुंवर नारायण जी ने अपने इस डायरी विधा में, इस पाठ में जो भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ऐसा ही एक पाठ हमने देखा था, हिला हुआ आदमी। उसमें भी वह किस तरह से बातें अपनी डायरी में लिखा करता था और उसका नतीजा क्या हुआ, और अंत में वह हिला हुआ आदमी नहीं बल्कि उसने जो बातें बताई थी, हाँ बोलने का बताने का ढंग थोड़ा सा अलग था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी, वह हिला हुआ आदमी नहीं था। तो इस तरह से एक नई विधा लेकर, डायरी विधा को लेकर यहाँ पर कुंवर नारायण जी हमारे सामने प्रस्तुत हुए। जो बात मेरी समझ में आई, जिस बात, उनकी बातों की तरफ जिस दृष्टिकोण से मैंने देखा, वही दृष्टिकोण मैंने यहाँ पर प्रकट किया है। अगर इससे कोई दृष्टिकोण किसी का है तो उनका स्वागत है। तो इस तरह से दोस्तों यह पाठ आपकी समझ में आया होगा, ऐसा मानकर अगर कोई आपकी सूचना है इस पाठ से संबंधित या कोई और, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे भेज सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं और अगली तासिका में फिर से एक नया पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। धन्यवाद। तब तक हम रुकते हैं।